हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सीए रवि प्रभाकर। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सेटलमेंट स्कीम 2020। न्यू इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ओरिजिनली ये स्कीम 4 मार्च को लाई गई थी, जिसके अंदर इसकी ड्यूरेशन थी 16 मार्च से लेकर 13 जून तक। लेकिन आफ्टर सम टाइम इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की गई और मॉडिफाइड स्कीम को कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 के साथ दोबारा 30 मार्च को लाया गया। हम इस वीडियो में इस स्कीम से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स डिटेल में कवर करेंगे ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कंफ्यूजन ना रहे इस स्कीम के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 को कवर किया था, ये स्कीम भी सिमिलर है बट कुछ डिफरेंसेज है अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। आइए इस स्कीम को डिटेल में देखते हैं। इस वीडियो के अंदर क्या क्या कंटेंट कवर करेंगे हम लोग, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एग्जिस्टिंग नॉन कंप्लायंसेज बाय एलएलपी, व्हाट इज एलएलपी सेटलमेंट स्कीम 2020 एग्जैक्टली, रीजंस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एलएलपी सेटलमेंट स्कीम 2020, effective date of applicability and time limit of filing of belated documents covered under LLP settlement scheme, manner of payment of fee and additional fee on filing of belated documents, immunity from prosecutions and action against defaulting LLP। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पिछले कुछ समय में एक प्रेफर्ड चॉइस बन चुका है सभी के लिए, जिसकी मेन वजह है कि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है यहाँ पे टू ऑर्गेनाइजिंग इंटरनल स्ट्रक्चर एज अ सेम लाइक इन पार्टनरशिप फॉर्म बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट। यहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है। कंप्लायंसेज की बात करें तो कंपनीज के कंपैरिजन में कम होते हैं, बट ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत कवर होता है। तो यहाँ पे कुछ कंप्लायंसेज मैंडेटरी है एज अ लाइक कंपनी। अगर उन कंप्लायंसेज को एलएलपी नहीं कर पाती है तो काफी हेवी पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशन लेवी होता है अगेंस्ट डिफॉल्टिंग पर्सन। एग्जिस्टिंग नॉन कंप्लायंसेज बाय एलएलपी, गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारे एलएलपीज ने मैंडेटरी फाइलिंग के अंदर डिफॉल्ट कर रखा है। अगर हम मेन फॉर्म्स की बात करें तो फॉर्म 3 जो कि फाइलिंग ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट एंड चेंजेस इन एग्रीमेंट के लिए यूज होता है, फॉर्म 8 जो कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी के लिए फाइल होता है, और फॉर्म 11 जो कि एनुअल रिटर्न फाइलिंग के लिए यूज होता है। अगर आपने इस फॉर्म को विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं किया तो आपको 100 रुपीज पर डे के हिसाब से एडिशनल फी पे करना पड़ता है एज पर सेक्शन 69 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। और इस वजह से बहुत सारे स्टेक होल्डर्स पे काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ पेनल्टी ड्यू हो रखा था और उनकी काफी टाइम से डिमांड थी कि गवर्नमेंट उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दे ताकि वो विदाउट पेइंग एनी एडिशनल फी और पेनल्टी अपने डिफॉल्ट को ठीक कर सके। गवर्नमेंट ने उनके इस डिमांड को कंसीडर करते हुए ताकि कुछ फाइनेंशियल बर्डन कम हो सके, इस स्कीम को दिया है ताकि वो बिना कोई एडिशनल फी और पेनल्टी पे किए हुए अपने डिफॉल्ट को ठीक कर पाए। अब हम देखते हैं व्हाट इज एलएलपी सेटलमेंट स्कीम 2020। दिस स्कीम इंसेंटिवाइज कंप्लायंसेस and reduce compliance burden during the unprecedented public health situation caused by COVID-19। मेन यूएसपी की बात करें अगर इस स्कीम की, तो ये हमें वन टाइम वेवर देगा उन सारे एडिशनल फाइलिंग फी से जो कि डिफॉल्ट इन फाइलिंग की वजह से ड्यू है। इस स्कीम की ड्यूरेशन की बात करें तो ये 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक चलेगा। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, ओरिजिनली ये स्कीम 4 मार्च 2020 को अंडर सर्कुलर नंबर 6/2020 में आया था, जिसके अंदर इसकी लास्ट डेट जो थी वो 13 जून थी फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस स्कीम। बट उस स्कीम को मॉडिफाई करके अंडर सर्कुलर नंबर 13/2020 डेटेड 30 मार्च ड्यू डेट को एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दिया गया। तो अब हम अपने सारे डिफॉल्ट को 30 सितंबर 2020 तक ठीक कर सकते हैं। रीजंस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एलएलपी सेटलमेंट स्कीम 2020, अगर हम मेन रीजन देखें तो है नॉन फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स बाय एलएलपी। इस वजह से उनके ऊपर बहुत सारा पेनाल्टी का अमाउंट ड्यू हो रखा था, प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट हो रखी थी। तो गवर्नमेंट का मेन मकसद था इस अनप्रेसिडेंटेड पेंडेमिक ऑफ कोविड-19 के टाइम में उनको कुछ राहत दी जा सके इस स्कीम को लाकर। इस स्कीम के थ्रू मेन पर्पज था गवर्नमेंट का टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एलएलपीज को एक फ्रेश स्टार्ट का मौका मिल सके, फाइनेंशियल बर्डन में कुछ राहत मिल सके, और जो इनएक्टिव एलएलपीज हैं उनको क्लोजर फाइल करने का चांस मिले।
बिकॉज हम जानते हैं कि एलएलपी को आप क्लोज करने से पहले कुछ मैंडेटरी फाइलिंग करना जरूरी होता है। तो कुछ एलएलपी के केस में बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट इन फाइलिंग उनके ऊपर पेनाल्टी का अमाउंट इतना ह्यूज था कि वो उस वजह से क्लोजर फाइल नहीं कर पा रहे थे। अब इस स्कीम के आने के बाद वो आसानी से क्लोजर फाइल कर पाएंगे। इफेक्टिव डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी एंड टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। अगर हम ओरिजिनल स्कीम की बात करें तो उसके अंदर आपको 31 अक्टूबर 2019 तक जो भी फॉर्म फाइलिंग के लिए ड्यू थे वो कवर थे, उसको आप 13 जून 2020 तक फाइल कर सकते थे। लेकिन न्यू मॉडिफाइड स्कीम के अंदर आप जितने भी फॉर्म 31 अगस्त 2020 तक ड्यू होंगे फाइलिंग के लिए वो सारे कवर हो जाएंगे और उन फॉर्म्स को आप 30 सितंबर 2020 तक बिना एडिशनल फी पे किए फाइल कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स कवर्ड अंडर एलएलपी सेटलमेंट स्कीम 2020। अब हम बात करते हैं उन फॉर्म्स की जिन पर यह स्कीम अप्लाई होगा। अगर ओरिजिनल स्कीम की बात करें तो उसमें सिर्फ 4 फॉर्म कवर किए गए थे जिनके ऊपर यह स्कीम अप्लाई होता था। फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 8 और फॉर्म 11। लेकिन मॉडिफाइड स्कीम के अंदर बहुत सारे और भी फॉर्म इंक्लूड कर लिए गए जिनके ऊपर अब ये स्कीम अप्लाई होगा और उनकी रिलेटेड फाइलिंग के लिए कोई भी एडिशनल फी नहीं देनी होगी। आइए एक बार हम उन फॉर्म्स को देख लेते हैं जिन पे ये स्कीम अप्लाई होगा। फॉर्म 3 जो कि फॉर्म ऑफ फाइलिंग ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट एंड इंटीमेशन ऑफ चेंज मेड इन सच एग्रीमेंट के लिए यूज होता है। फॉर्म 4 नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट, सेसेशन, चेंज इन नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनर्स एंड कंसेंट टू बिकम पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए यूज होता है। फॉर्म 8 स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी के लिए यूज होता है। फॉर्म 11 एनुअल रिटर्न फाइलिंग के लिए यूज होता है। फॉर्म 15 नोटिस फॉर चेंज ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए यूज होता है। फॉर्म 5 नोटिस फॉर चेंज ऑफ नेम के लिए यूज होता है। फॉर्म 12 फॉर्म फॉर इंटीमेटिंग अदर एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फॉर्म 22 पे भी ये स्कीम अप्लाई होगा जो कि नोटिस ऑफ इंटीमेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ट्रिब्यूनल, सीएलबी और सीजी के लिए यूज होता है। फॉर्म 31 एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस के लिए यूज होता है। फॉर्म 23 एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन टू एलएलपी टू चेंज इट्स नेम टू द रजिस्ट्रार के लिए यूज होगा। फॉर्म 29 नोटिस ऑफ अल्टरेशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। चेंज इन नेम एंड एड्रेस ऑफ एनी ऑफ द पर्सन ऑथोराइज्ड टू एक्सेप्ट सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन एनएलपी के लिए यूज होता है। अल्टरेशन इन द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ऑफ फॉरेन एलएलपी के लिए भी यूज होता है। सेसेशन टू हैव ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया के लिए भी यूज होता है। इसके अलावा अगर कोई और फॉर्म है तो उसके रिलेटेड फाइलिंग के लिए एडिशनल फी देनी होगी, उस पे ये स्कीम अप्लाई नहीं होगा। अगर किसी एलएलपी ने नेम स्ट्राइक ऑफ के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है इन फॉर्म नंबर 24 तो उस एलएलपी के ऊपर भी ये स्कीम अप्लाई नहीं होगा। अब हम देखते हैं मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ फी एंड एडिशनल फी ऑन फाइलिंग ऑफ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। अगर हम ओरिजिनल स्कीम की बात करें तो उसमें एडिशनल फी को हटाया नहीं गया था बल्कि ड्रास्टिकली रिड्यूस किया गया था। 100 रुपीज पर डे से 10 रुपीज पर डे कर दिया गया था और मैक्सिमम एक अपर कैप लगाई गई थी 5000 पर डॉक्यूमेंट्स की। आपको मैक्सिमम एडिशनल फी 5000 तक ही देनी थी अगर किसी केस में उससे ज्यादा की एडिशनल फी बनती थी तो। लेकिन मॉडिफाइड स्कीम के अंदर ये एडिशनल फी नील कर दिया गया। अब आपको किसी भी रिलेटेड फाइलिंग के लिए 30 सितंबर 2020 तक कोई भी एडिशनल फी नहीं देनी होगी। इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, जैसा कि हमने पहले बात किया था कि ओरिजिनल स्कीम में सभी डिफॉल्टिंग एलएलपी के लिए प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग से बचने के लिए रिलेटेड फाइलिंग की डेट 13 जून तक थी, जिसे अब मॉडिफाइड स्कीम के अंदर 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टिंग एलएलपी, आफ्टर क्लोजर ऑफ दिस स्कीम रजिस्ट्रार उन डिफॉल्टिंग एलएलपी के अगेंस्ट काफी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं जो इस स्कीम के क्लोजर के बाद भी अपनी फाइलिंग रिलेटेड डिफॉल्ट को ठीक नहीं कर पाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस स्कीम को अवेल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की फाइलिंग रिलेटेड हेल्प चाहिए, अगर आपको इस स्कीम को अवेल करने में कोई भी इशू आ रहा हो तो आप स्क्रीन पर गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सेटलमेंट स्कीम से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए।
प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए फॉर ऑल प्रोफेशनल अपडेट्स इन सिंप्लीफाइड मैनर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।